आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहते हैं और उनमें से कोई एक जो भी आपको सरल लगे, कोई एक आपको हल करना होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से गद्यांश दिए रहते हैं और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 ही प्रश्न रहते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न कुल मिलाकर के 10 नंबर के होते हैं। और देखिए, जितने भी प्रश्न दिए रहते हैं इन सभी का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। कहीं भी आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि कभी कभी इन प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में बिल्कुल लाइन से मिल जाता है, हूबहू एक जगह से आप दूसरी जगह तक उतार देते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो प्रश्न हैं इनका उत्तर भाव पर आधारित होता है और कई लाइन से भाव को आप जानेंगे और अपने से वाक्य बना करके तब उनका उत्तर लिखेंगे। तो यदि आप भाव के आधार पर वाक्य बनाना सीख लेंगे तो सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, ये जो लास्ट में प्रश्न दिया है ये निश्चित है कि आएगा ही आएगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। हाँ, पाठ कोई भी हो सकता है, गद्यांश किसी भी पाठ का हो सकता है, लेकिन जो भी गद्यांश दिया रहेगा उसके रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होगी। और देखिए, यदि आपने जो गद्यांश दिया रहता है यदि आपने उसकी व्याख्या समझ ली तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, कभी अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, ऐसा मान लीजिए, यद्यपि ये प्रश्न इतने सरल होते हैं कि सब का उत्तर आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जितने प्रश्न के उत्तर आपको आ रहे हैं उतने के उत्तर आप ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि उतने का नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने कहा कि व्याख्या समझना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश पर चलते हैं और गद्यांश की व्याख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कैसे ढूंढेंगे, इन सभी बातों को भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यांश पर चलते हैं। तो जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। देखिए, यदि आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पर एक लाइन का संस्कृत का श्लोक था, एक लाइन थी, उसी का ये अनुवाद है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। और इतने का अर्थ ये हो गया कि पृथ्वी का मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूँ, मैं पृथ्वी का बहुत अधिक आदर करता हूँ। देखिए, जिसको आप प्रणाम करते हैं इसका मतलब है कि आप उसको सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी को सम्मान देने की बात की जा रही है। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, पूर्ण विराम है। तो चलिए इतने की व्याख्या को सीखते हैं। देखिए, अब इस लाइन में लेखक ये कहते हैं कि जो माता पृथ्वी को प्रणाम है, यानी कि जो पृथ्वी का आदर है, जो पृथ्वी का सम्मान है, यही पृथ्वी का प्रणाम भाव, यही पृथ्वी का सम्मान ही भूमि और उस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति का दृढ़ बंधन है, मजबूत रिश्ता है।
यानी बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, जब हम किसी का सम्मान करेंगे तभी हमारे और उसके बीच मजबूत रिश्ते होंगे, मजबूत बंधन होंगे। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि पृथ्वी माता को प्रणाम है, और ये जो प्रणाम भाव है, ये जो पृथ्वी का आदर है, यही भूमि, यही पृथ्वी और उस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में मजबूत बंधन है। दृढ़ माने मजबूत बंधन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे लेखक कहते हैं, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। फिर पूर्ण विराम है। तो चलिए इतने को देख लेते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि इसी मजबूत दीवार पर दृढ़ भित्ति, इसी मजबूत भित्ति पर, किस मजबूत भित्ति पर? जो पृथ्वी का हम सम्मान कर रहे हैं, जो पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं, और इससे जो बंधन बन रहा है, जो हमारे और पृथ्वी माता के बीच में बंधन है, जो प्रेम है, अनुराग है, इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, राष्ट्र का घर तैयार होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपनी भूमि से प्रेम करेंगे तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, इसी दृढ़ चट्टान पर, यानी वही जो हमारे और हमारी भूमि जो हमारी धरती माता है, उसके बीच जो सम्मान, आदर और अनुराग का रिश्ता है, इसी दृढ़ चट्टान पर देश का, राष्ट्र का चिर जीवन, मतलब चिरंतन काल तक जीवित रहने वाला, हमेशा से बने रहने वाला है ना, ऐसा राष्ट्र आश्रित रहता है। यानी जो पृथ्वी, धरती और उसके जन के बीच में जो मजबूत, जो प्रेम पर आधारित रिश्ते होते हैं, उसकी मजबूत चट्टान पर ही किसी भी देश का जो जीवन है वो चिरंतर काल तक आश्रित रहता है, बना रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। इतना पूर्ण विराम है। तो चलिए इतने को देख लेते हैं। अब लेखक कहते हैं, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, इस पूरे गद्यांश में लेखक ने यही बताया है कि हमें अपनी धरती माता से, या किसी भी देश का व्यक्ति है उसे अपनी धरती माता से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी धरती माता से प्रेम नहीं करेगा, ना तो राष्ट्र का निर्माण होगा, ना राष्ट्र का विकास होगा, ना तो उस व्यक्ति का विकास होगा। तो हमें हमेशा उस धरती माता का, जहाँ हम निवास करते हैं, सम्मान करना चाहिए। तो कहते हैं इसी मर्यादा को मानकर, यानी हमें पृथ्वी को अपनी माता मानकर, जो उसके प्रति प्रेम रखते हैं, जो उसको सम्मान देते हैं, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जो पृथ्वी के प्रति हमारा प्रेम होता है, उसी से हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार भी निर्धारित होते हैं। कैसे निर्धारित होते हैं, लेखक बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेम के द्वारा किस तरह से पृथ्वी के प्रति हमारे कर्तव्य और अधिकार उदय होते हैं, जागृत होते हैं। तो देखिए अब आगे क्या लेखक कहते हैं। अब लेखक कह रहे हैं, कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। पूर्ण विराम है। तो चलिए इतने की व्याख्या सीखते हैं। तो देखिए, अब लेखक, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि पृथ्वी के प्रति प्रेम करने से ही हमारे कर्तव्य और अधिकार का उदय होता है। तो अब कहते हैं कि जो लोग अपनी माता का सम्मान करते हैं, जैसे हम हो गए, आप ही हो गए, तो जब हम अपनी माता का सम्मान करते हैं तभी हम उनका वरदान पाते हैं, उनकी संपत्ति में हिस्सा हम तभी पाते हैं। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य क्या हुआ, हमें अपनी माता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य हो गया, और अधिकार क्या हुआ, उनका सम्मान करने के कारण हम उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ कही जा रही है कि जो लोग पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग अपनी माता के साथ अपने पुत्र के संबंध को स्वीकार करते हैं
और उसके धन में हिस्सेदारी लेते हैं, उसी तरह से वह व्यक्ति, वह लोग जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के पृथ्वी को अपनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं, माता के संबंध के रूप में स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को ही पृथ्वी के वरदानों में, देखिए पृथ्वी के वरदानों में का मतलब है कि जो लोग, जो व्यक्ति पृथ्वी को अपनी माता मानता है, और कैसे, निस्वार्थ भाव से, लालच से नहीं, जो लोग निस्वार्थ भाव से पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं, वही लोग पृथ्वी के वरदान को पाने के अधिकारी हैं। यानी वही लोग पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो, जल हो, चाहे खनिज हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, वही पृथ्वी की उन चीज़ों का भोग करने के अधिकारी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा ऐसा है जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, तो माँ की संपत्ति को पाने का वही अधिकारी है, जो दूसरा है वह नहीं है। उसी तरह से जो पृथ्वी को निस्वार्थ भाव से अपनी माँ मानता है, वही उसके वरदान को पाने का अधिकारी है, उसकी वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकारी है, उसके रत्नों को उपभोग करने का अधिकारी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब लेखक क्या कहते हैं, माता के प्रति अनुराग, अनुराग माने प्रेम, माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। पूर्ण विराम है। तो चलिए इतने की बात समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव, सेवा भाव का मतलब उनकी सेवा करने का भाव, तो माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। स्वाभाविक कर्तव्य का मतलब ये है कि जब हमें माँ ने हमें जन्म दिया है तो बिना किसी कारण के उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है। कोई कारण ही नहीं है कि हम उनकी सेवा ना करें, तो ये हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। और वह एक निष्कारण धर्म, निष्कारण मतलब बिना काम के। कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि माता के प्रति प्रेम और उसकी सेवा करना ही पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, और वही उसका निष्कारण धर्म है। यानी उसकी सेवा करना ही उसका कर्तव्य है और वही उसका धर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या कह रहे हैं लेखक। अब आगे लेखक कहते हैं, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। बहुत ही प्यारी लाइन है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, कह रहे हैं कि यदि कोई पुत्र है और वो अपनी माता के प्रति प्रेम केवल स्वार्थ के लिए दिखाता है कि मैं माँ से प्रेम करूँगा तो उसकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, यदि वो स्वार्थ के कारण उससे प्रेम करता है तो वो जो पुत्र है वो पतन को सूचित करता है, यानी उसका विकास कभी नहीं होगा, वो पतन की ओर जाएगा। उसी तरह से यदि हम अपनी धरती माता से स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, उसकी संपत्ति, उसके खजाने, उसके रत्नों को पाने के लिए प्रेम करते हैं, तो हमारा कभी भी विकास नहीं होगा, बल्कि हम पतन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग मातृभूमि के साथ माता के रूप में अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, माता के प्रति निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम करना चाहते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना होगा। यानी धरती माता की सेवा, धरती माता से प्रेम पहले करना होगा, और उसके बाद वो जो है उस अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद ही उसे उसके अधिकार की प्राप्ति हो सकेगी। ठीक है, भाव यही है, इसकी व्याख्या यही है। अब इसमें से जितना आपको समझ में आएगा लिख दीजिएगा, जो छूट जाएगा बिना किसी डर के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उनका उत्तर भी लिखना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है। अब इसका उत्तर चलिए हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यदि हम लोग इसका उत्तर लाइन से ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा, लाइन से बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप भाव समझे हों तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं
कि देखिए कैसे लिखेंगे, मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो आप लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने धरती या पृथ्वी माता के प्रति सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भाव प्रेम करने का उद्देश्य दिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यदि हम धरती से प्रेम नहीं करेंगे, अपनी धरती माता से प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मजबूत देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी धरती माता से प्रेम करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात तो थी। अब इसको वाक्य कैसे बनाएंगे, बस यही आपकी कलाकारी होनी चाहिए। तो चलिए मैंने कैसे लिखा है आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। अब लिखने का थोड़ा सा तरीका सीखिए। देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और ये तीसरे पर ही आएगा। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो भी, यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो भी ये तीसरा प्रश्न होता है। वैसे एक बार आप अपने पेपर में देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद पहली बार कम से कम आप 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 से कम लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसको इससे बिल्कुल नहीं सटाएंगे। अगर ये छोटा हो जाता है तो कॉपी जांचने में जब प्रश्न उत्तर नहीं दिखते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो प्रश्न उत्तर को काले से लिखिएगा, अलग दिखता रहे, ठीक है। अब उसके बाद आप संकेत लिखेंगे। संकेत में हम लोग 2 में से जो भी गद्यांश हल करते हैं उसके शुरू का और फिर डाट डाट करके उसके अंत का थोड़ा सा लिख देते हैं। इससे होता क्या है कि कॉपी जांचने वाला टीचर एक ही झटके में जान जाता है कि 2 में से आपने कौन सा हल किया है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या होगा, मैं एक बार प्रश्न फिर से पढ़ दूं ताकि आपको याद रहे प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है। तो क्या उद्देश्य दिया है देखते हैं। आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सभी व्यक्तियों को अपनी, यहाँ को जोड़ लीजिएगा, व्यक्तियों को अपनी मातृभूमि का माता के समान आदर करने का उद्देश्य दिया है, क्योंकि किसी भी मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हम मातृभूमि का माता के समान आदर करेंगे। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है। यानी वहाँ पे दिया था रत्नों की जगह गद्यांश में दिया था वरदान। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है, देखिए उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। अब किसे है तो उत्तर पहले मिलेगा। तो देखिए यहाँ से मिलेगा, देखिए जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी का वरदान। लेकिन जो प्रश्न है वो कह रहा है रत्न, तो हम वरदान को बदल के रत्न कर लेंगे। पृथ्वी के रत्न में भाग पाने का अधिकारी है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग कर लेंगे और लिखेंगे जो जन, देखिए यहीं से शुरू था, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है वही पृथ्वी के 2 बार हो गया, एक ही बार लिखना है, वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है। और इतने दूसरे का भी उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग गद्यांश पर चलते हैं और इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यानी इसको बदल के हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग या जो पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी माता से प्रेम करता है, ऐसे लोग राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, जो व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर
अर्थात उसकी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र से प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिकार और अनुराग, ये जो दो शब्द हैं ये गद्यांश में आए हैं। तो कह रहे हैं अधिकार और अनुराग शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को छांट कर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे अधिकार और अनुराग शब्दों के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तो एक तरफ शब्द लिख देंगे अधिकार और अनुराग, और दूसरी तरफ उसका उपसर्ग लिख देंगे। तो देखिए, अधिकार उपसर्ग पहले किसे कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अधिकार है, ये शब्द है अधिकार, ठीक है। तो देखिए, इसको जब हम दो भागों में बांटेंगे तो अधि और कार, तो जो पहले शब्द जुड़ता है, किसी भी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ अधि उपसर्ग है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए अनु पहले जुड़ा है तो अनु उपसर्ग है, ठीक है। तो अनु और अधि दो उपसर्ग हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द किसी शब्द के पहले लग कर उसके अर्थ को बदलते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं, और जो पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। ये भी सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना ज़रूरी है। देखिए, उत्तर तो सभी एक जैसा लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका किसका सुंदर है उसको ज़्यादा नंबर मिल जाता है, और जिसके लिखने का तरीका कम अच्छा होता है उसको नंबर कम मिल जाता है। जबकि उत्तर लोग सेम ही लिखते हैं। तो आप देखिए कि कैसे उत्तर आपका अच्छा लगेगा, वैसे ही लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए, चौथा भी पूरा हो गया। अब पाँचवा है। देखिए, पाँचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले गद्यांश पर चल कर के देख लेते हैं कि गद्यांश में रेखांकित अंश है कहाँ पर, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेखा खींची गई है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींची गई है। इतने की ही व्याख्या लिखनी है, और जहाँ रेखा नहीं खींची गई है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए, जो ये रेखा यहाँ पर खींची गई है ये रेखा कहीं भी खींची जा सकती है। पेपर सेटर जो होता है, जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, उनके मन पर होता है, उनके मूड पर होता है कि वो कहाँ लाइन खींच देंगे। तो वो जहाँ भी लाइन खींच देंगे उसकी व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है हमेशा जब भी गद्यांश पढ़िए तो पूरे गद्यांश की व्याख्या को हल्का फुल्का ही सही लेकिन मालूम किए रहिए, और जहाँ भी रेखा खींची रहे उसकी व्याख्या कर दीजिए। तो यहाँ पर जहाँ तक रेखा खींची है, चलिए उसकी व्याख्या हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, चूँकि प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो व्यक्ति अपनी माता के साथ निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है वही उसकी संपत्ति को पाने का अधिकारी होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के धरती के साथ अपने माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है वही उसके वरदान यानी वही उसके वरदान अर्थात संपत्ति को पाने का अधिकारी होता है। आगे लेखक कहते हैं कि इतना जोड़ दीजिए तो वाक्य बनाने में सरल हो जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि माता के प्रति प्रेम और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना प्रत्येक पुत्र का पहला कर्तव्य है और यही उसका धर्म भी है। पूर्ण विराम लगा देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी।